अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेस्ट फॉर स्टडी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिटेल में डिस्कस करूंगी। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से लेकर 1350 तक था। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से लेकर 1350 तक था। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि नॉर्मन्स फ्रांस से आए थे और इन्होंने 1066 में होने वाली बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में एंग्लो सैक्सन किंग को हराया और इंग्लैंड को फतह कर लिया। अब सबसे पहले मिडिल इंग्लिश का थोड़ा सा ओवरव्यू। मिडिल इंग्लिश को डार्क एजेस भी कहा जाता है। इस टाइम में बहुत से कल्चरल चेंजेस हुए, लैंग्वेज में, लिटरेचर में, आर्ट में, पॉलिटिक्स में, इवन क्लास स्ट्रक्चर में भी। नेक्स्ट इसमें लैंग्वेज की बात की जाए तो क्योंकि नॉर्मन्स फ्रेंच डायलेक्ट लेकर आए थे तो इन्होंने ओल्ड इंग्लिश को सप्रेस कर दिया। नॉर्मन्स जब फ्रेंच लैंग्वेज लेकर आए तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी उन्होंने बहुत खुश दिली से इसको एक्सेप्ट किया। लैटिन और फ्रेंच में लिटरेरी वर्क्स लिखे जाने लगे। इवन फ्रेंच को अगर देखा जाए तो फ्रेंच उस टाइम बहुत इनरिच लैंग्वेज थी। लैटिन और फ्रेंच दोनों फेमस लैंग्वेजेस थी। क्लर्जी ने लैटिन लैंग्वेज के यूज़ पर इंसिस्ट किया और नोबिलिटी ने फ्रेंच लैंग्वेज के यूज़ पर। लेकिन 14th सेंचुरी के स्टार्ट में इंग्लिश दोबारा से एक लिटरेरी और पॉलिटिकल लैंग्वेज के तौर पर एमर्ज हुई। इसमें तकरीबन 10,000 फ्रेंच वर्ड्स ऐड हुए, जिसकी वजह से इंग्लिश मज़ीद इनरिच हो गई, फ्लेक्सिबल हो गई और इसके प्रिंसिपल्स को भी इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद उस टाइम में चर्च बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अगर हम पावर ऑफ चर्च के बारे में बात करें तो उस टाइम में चर्च को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हासिल थी। यहाँ तक कि अगर हम उस टाइम की चर्च की अथॉरिटी को देखें तो चर्च के थ्रू ही ग्रीस और रोमन के कल्चर को डिसएमिनेट किया गया, स्प्रेड किया गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया गया। यहाँ तक कि मेडिवल थॉट के अकॉर्डिंग उस टाइम में सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किंग और चर्च को गॉड की दो स्वर्ड्स माना जाता था। यानी कि चर्च उस टाइम में बहुत पावरफुल थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड भी उसी टाइम में इस्टेब्लिश की गई। उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन है डिफरेंस बिटवीन मिडिल इंग्लिश एंड ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश को देखा जाए तो उसकी ग्रामर बहुत ज़्यादा टफ थी, लेकिन मिडिल इंग्लिश की ग्रामर को सिंप्लीफाई किया गया और ग्रेटली इनलार्ज भी किया गया। ओल्ड इंग्लिश की वोकैबुलरी प्राइमरीली जर्मैनिक थी और टफ भी थी, जबकि जो मिडिल इंग्लिश थी उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेंच के वर्ड्स को ऐड किया गया, इसको फ्लेक्सिबल किया गया और इसको रीडर्स के लिए या लर्नर्स के लिए ईजी बनाया गया। उसके बाद उस टाइम में कौन कौन सी फॉर्म ऑफ लिटरेचर्स थी? फर्स्ट ऑफ ऑल रोमांस, उसके बाद मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज और पोइट्री। ये चार फॉर्म्स लिटरेचर की उस टाइम में पाई जाती थी। सबसे पहले द रोमांस। रोमांस उस टाइम की मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर में से एक थी, बल्कि ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर थी और ये रोमांसेस जनरली लैटिन और फ्रेंच रिसोर्सेज से बोरो किए जाते थे। इसमें जनरली किंग ऑथर की स्टोरीज शामिल होती थी, वार ऑफ ट्रॉय की और मिथिकल एक्ट्स वगैरह। उसके बाद मिरेकल प्लेज आ जाते हैं। मिरेकल प्लेज मिडिल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। इसमें ज़्यादातर बाइबल की स्टोरीज, जिनमें क्रिएशन ऑफ मैन, उसकी फॉल एंड बैनिशमेंट गार्डन ऑफ ईडन से, इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट्स और लाइफ ऑफ क्राइस्ट वगैरह शामिल हैं। मिरेकल प्लेज के बाद आ जाता है मोरालिटी प्लेज में हमारे पास मोरालिटी बेस्ड प्लेज थे। ये फॉर्म थी ड्रामा की मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान। इसमें गुड और इविल के कन्फ्लिक्ट्स, गुड और इविल की पावर्स वगैरह शामिल हैं। उसके बाद रिवाइवल ऑफ पोइट्री आ जाती है। रिवाइवल ऑफ मिडिल इंग्लिश पोइट्री। मिडिल इंग्लिश पोइट्री को देखा जाए तो ये ऑथर की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कम दिखाती है। इसमें मिथ्स को और कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता था सोसाइटी को टीच करने के लिए, कोई लेसन सिखाने के लिए, और ये काम जनरली एलिगोरी के थ्रू लिया जाता था। एलिगोरी एक लिटरेरी टेक्निक है, ऐसी स्टोरी होती है जिसके 2 लेवल ऑफ मीनिंग्स होते हैं।
फर्स्ट मीनिंग सरफेस मीनिंग होता है और सेकंड मीनिंग डीपर मीनिंग या सिंबॉलिक लेवल का मीनिंग होता है। और ये एक स्टोरी के थ्रू मतलब लोगों को रिफॉर्म करने के लिए या उनको कोई लेसन टीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास उस टाइम के कुछ इम्पॉर्टेंट या नॉन पोइट्स हैं। उस टाइम के ग्रेट पोइट्स में विलियम लैंगलैंड शामिल हैं, जोहन गोवर शामिल हैं और जोहन विक्लिफ शामिल हैं। विलियम लैंगलैंड जो थे ये उस टाइम के मोस्ट ग्रेटेस्ट पोइट थे। यहाँ तक कि इनको स्टिरिक पोइट भी माना जाता है। इन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर सटायर किया और उस टाइम की इथिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर रोशनी डाली, इसीलिए इनको स्टिरिक पोइट भी बोला जाता है। सटायर भी एक लिटरेरी टेक्निक है जिसको राइटर्स इस्तेमाल करते हैं सोसाइटी या इंडिविजुअल की फुलीज या करप्शन को एक्सपोज करने के लिए। जोहन गोवर जो थे ये भी उस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट पोइट थे। इन्होंने इंग्लिश पोइट्री के डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया। मेनली ये एक नैरेटिव पोइट थे और इन्होंने खुद को एक मॉरलिस्ट के तौर पर पेश किया। लास्टली जोहन विक्लिफ हैं। जोहन विक्लिफ एक इंग्लिश फिलोसोफर, थियोलॉजियन, बिब्लिकल ट्रांसलेटर, रिफॉर्मर, प्रिएस्ट, यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेमिनरी प्रोफेसर भी थे। ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिन्होंने सबसे पहले गॉस्पेल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 1382 में इन्होंने बाइबल को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। यहाँ तक कि इन्होंने कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया और इन्होंने अपने डिसिपल्स को पूरी कंट्री में फैला दिया अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ एज ऑफ चौसर को डिटेल में डिस्कस करूंगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।